अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 जो बात कर रहा था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। हमने इसमें पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म्ड, और अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्हें परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है। मींस कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, जो बताए गए हैं सेक्शन 62 टू सेक्शन 67 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सो बेसिकली इसमें बताया गया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिन्हें परफॉर्मेंस करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर किसी किस्म की ब्रीच नहीं हो रही, दोनों पार्टी के कंसेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, तो उसे कहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है उसे अब परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले जो सेक्शन 62 में बताया गया है वो बताया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो नोवेशन, रिसेशन या अल्ट्रेशन के हो गए हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने की नीड नहीं है। ठीक है। सो सबसे पहला तरीका जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा कर देता है कि उसे परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पहला है टर्मिनेशन बाय अग्रीमेंट। यानी कि जो सेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। ठीक है, जिसमें ये 3 चीज़ें हैं। पहला तो यही कि नोवेशन बताया गया है कि इफ द पार्टीज़ टू अ कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिज़ाइंस और अल्टर इट। इसका मतलब सबसे पहला तो है कि अगर सब्स्टिट्यूट कर दें उस कॉन्ट्रैक्ट को, इसका मतलब नोवेशन कर दें। ठीक है, सब्स्टिट्यूट से मुराद है नोवेशन कर दें अगर, तो फिर क्या होगा? फिर यही होता है कि अगर कोई दोनों पार्टीज़ मिलकर अपना म्यूचुअल कंसेंट शो करके ये कहें कि हमने जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया था इसे चेंज करके हम एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट है उसे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल नोवेशन इस तरह से कि जैसे एक ए है, उसने बी से कहा कि मुझे 10 kg फ्लोर आप डिलीवर करवा दें। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी टाइम बाद उसकी जब परफॉर्मेंस होने वाली होती है, उससे पहले ही वो उसे फिर से कॉल करके ये कहता है कि आपसे मैंने 10 kg जो फ्लोर मंगाया था, मुझे 10 नहीं, आप 15 जो है डिलीवर कर दें। इसका मतलब यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया। जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था कि 10 kg उन्हें फ्लोर डिलीवर करवाना है, वो यहाँ पर एक्सटिंग्विश्ड हो गया और न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया जो ये है कि अब 10 नहीं, उन्हें 15 kg कॉन्ट्रैक्ट जो फ्लोर है वो उन्हें डिलीवर करवाना है, और ज़ाहिर है फिर उसके हिसाब से ही वो भी उन्हें आगे से कंसिडरेशन देंगे। तो यहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट से सब्स्टिट्यूट हो गया है, और जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट है उसे अब परफॉर्मेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सेकंड है रिसेशन। रिसेशन का मतलब है जब दोनों पार्टीज़ मिलकर किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें। अच्छा, मेन बात हमें ये याद रखनी है कि यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है जिन्हें ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब दोनों पार्टीज़ का म्यूचुअल कंसेंट है इसमें, क्योंकि हमने पहले बहुत दफ़ा पढ़ा है कि अगर एक पार्टी का कंसेंट नहीं था और दूसरी पार्टी अगर ब्रीच कर दे तो फिर वो ब्रीच कहलाती है, यानी कि उन्हें उसे कंपनसेट करना पड़ता है किसी न किसी लॉस का। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जब दोनों पार्टीज़ म्यूचुअल कंसेंट है, यानी दोनों अग्रीमेंट करके अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को नोवेशन कर रहे हैं या रिसेशन या अल्ट्रेशन कर रहे हैं, दोनों का कंसेंट शामिल है। तो नोवेशन में तो ये हुआ कि जो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किसी न्यू कॉन्ट्रैक्ट से। यहाँ पर हमें प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट को अब जो है वो परफॉर्म करने की नीड नहीं थी। इसी तरह सेकंड है जिसमें कहा गया है रिसेशन हो जाए, यानी कि दोनों पार्टीज़ फ़िलहाल उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें। मतलब दोनों पार्टीज़ अपने कंसेंट से कहें कि जो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट मंगवाया था, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो फॉर्मर एग्जांपल थी कि ए ने बी से कहा कि मुझे जो है आप 10 kg फ्लोर डिलीवर करवा दें, फिर बाद में कहा 15 kg कर दें, यानी कि वो नोवेशन हो गई। लेकिन अगर वो ये कह दे, दोनों रिक्वेस्ट करके वो भी मान ले, मतलब बी उसे रिक्वेस्ट कर ले और वो भी मान ले कि आप मुझे अभी ये डिलीवर करवाएं ही नहीं, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में ये कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब फ़िलहाल वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाए और बाद में जब उसे ज़रूरत होगी वो उससे मंगवा लेगा। तो इसका मतलब फ़ॉर टाइम बीइंग तो अभी वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती ना उस कॉन्ट्रैक्ट की, और ज़रूरी नहीं है वो उसकी परफॉर्मेंस करना, क्योंकि दोनों के कंसेंट के साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट फ़िलहाल कैंसिल हो चुका है। तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट रिसेशन हो चुकी है उस कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है। थर्डली है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन से मुराद व्हेन वन और मोर of the terms of the contract is altered by actual consent of the parties, the contract is said to be altered. अल्ट्रेशन से मुराद ये है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन हो जाए, यानी कि चेंजिंग आ जाए, तो फिर भी जो प्रीवियस उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए ने मतलब बी से ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मुझे 15 kg
फ्लोर जो है वो डिलीवर करवा दें, ठीक है। लेकिन अगर मेन अल्ट्रेशन में ये होती है मटेरियल चेंज आ जाए, जैसे अगर मैं उसे ये नहीं कहूँ 15 kg फ्लोर नहीं, मुझे 15 kg आप राइस डिलीवर करवा दें, अगर मैं ऐसा कह दूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन आ गई, ठीक है, मटेरियल चेंज कर दिया हमने, और जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट है उसे अब परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है, बिल्कुल न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट हो चुका है अल्ट्रेशन की वजह से। तो ये मेन इफ़ेक्ट था यहाँ पर। अब जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था कौन सा, कि फ़्लोर जो बात हुई थी वो डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें कह दिया फ़्लोर के बजाय आप मुझे राइस डिलीवर कर दें, और वो भी दोनों पार्टीज़ का कंसेंट है। वो जो सेलर है वो भी मान रहा है कि कोई बात नहीं, ठीक है, मान रहा है, ये नहीं कि वो कह रहा है कि मुझे लॉस होगा या मुझे कुछ होगा, तो वो अलग बात है। अगर उसका कंसेंट शामिल नहीं तो वो तो अलग बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर बस ये बात की गई थी 62 में कि इफ़ेक्ट क्या होगा अगर नोवेशन हो, रिसेशन हो जाए या अल्ट्रेशन हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में, तो इफ़ेक्ट यही होगा कि जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे कोई ज़रूरत नहीं होगी परफॉर्म करने की, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्मेंस होगी उसकी, ठीक है। इस इसकी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिसमें बताया गया है ए जो है वो बी से पैसे लेता है कुछ, और ये अग्री कर लेते हैं ए, बी और सी कि ए जो है वो बी को पैसे नहीं भरेगा, ए की जगह सी उसे जो डेट्स है वो क्लियर करके देगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया है किसके दरमियान, सी और बी के दरमियान। मतलब पहले पैसे किसने लिए थे, ए ने लिए बी से, लोन लिया, लेकिन ए जो है वो बी को कह देता है कि मैं ये पैसे नहीं भरूँगा, ये सी जो मेरा ये भाई है या मेरा दोस्त है जो भी है, ये आपको मेरे डेट्स क्लियर करके देगा, और वो भी मानता है म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से। तो यानी कि जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसके दरमियान था, ए और बी के दरमियान खाली, लेकिन जब ए सी को लेकर आ जाता है और कह देता है कि मेरी जगह ये आपको डेट्स क्लियर करके देगा, तो न्यू जो कॉन्ट्रैक्ट इसके दरमियान आ रहा है बी और सी के दरमियान, तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट और नोवेशन हो गई है। सेक्शन 63 में बताई गई है एमिशन बाय प्रोमिसी, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे नीड नहीं है परफॉर्म करने की, वो 63 में बताया गया है इस तरह से कि एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेट टू हिम। इसमें ये बात की गई है कि प्रोमिसर ने जिस तरह से प्रोमिसी से एक प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे एक काम करके देगा, ठीक है, और प्रोमिसी जो है वो कौन है, वो काम लेने वाला है। लेकिन यहाँ पर प्रोमिसी को ये पावर दी गई है कि प्रोमिसी अगर चाहे तो माफ़ कर सकता है उस परफॉर्मेंस को, जो प्रॉमिस उससे किया गया है वो कह सकता है प्रोमिसर को कि आप छोड़ दो, नहीं करो या रहने दो, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोमिसर है, उसने प्रोमिसी से प्रॉमिस किया था किसी काम को करने का, लेकिन अब वो काम वो कर नहीं सकता किसी वजह से, तो वो प्रोमिसी को कहता है, तो प्रोमिसी उसे आगे से माफ़ कर देता है कि अगर आपसे ये काम नहीं हो पा रहा या आपके पास इतनी इस्तात नहीं है कि आप इसे परफॉर्मेंस कर सको प्रॉमिस को, तो मैं आपको ये माफ़ कर देता हूँ। तो इस तरह का जो रिमिशन हो रही है उसका ये इफ़ेक्ट होगा कि जो प्रीवियस फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तो अब यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो सकता, कुछ उसके बदले में वो कुछ ना कुछ से दे रहा होगा, या जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे कम उसे मिल रहा होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फॉर्मल एग्ज़ाम्पल में देखा कि ए ने बी से ये ऑर्डर किया कि उसे आप 10 kg फ्लोर दे दें, ठीक है। ए ने बी को ये कहा कि आप मुझे 10 kg फ्लोर डिलीवर कर दें, लेकिन बी जो प्रोमिसर है वो ये कहता है कि मेरे पास 10 kg तो फ्लोर नहीं है, ठीक है, 10 kg फ्लोर तो नहीं है मेरे पास, तो सिर्फ 5 kg है। तो फिर जो प्रोमिसी है वो डिस्पेंस कर देता है, उसे कह देता है कि चलें आप मुझे 5 kg ही दे दें भले, कोई मसला नहीं है। मतलब कि परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस जो है वो डिस्पेंस कर दी उसने इन पार्ट में, ठीक है, वो ये कर सकता है। या तो फिर सेकेंडली एक्सटेंड द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोमिसी इस तरह भी मदद कर सकता है, इस तरह भी उसको कह सकता है कि जो परफॉर्मेंस का टाइम है वो ही एक्सटेंड कर दे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा था कि आप मुझे कल तक जो है 10 kg फ्लोर जो है वो डिलीवर करवा दें, उसने एक टाइम बताया था उसे, लेकिन प्रोमिसर आगे से कहता है मेरे पास कल तक तो 10 kg नहीं होगा, लेकिन परसों तक हाँ मेरे पास ये आ जाएगा, तो मैं आपको परसों तक परफॉर्मेंस दे दूँ। वो कहता है ठीक है, अगर आपके पास परसों तक ये फ्लोर आ जाएगा 10 kg तक, तो आप मुझे परसों तक दे दें। तो इसका मतलब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो एक्सटेंड कर दी किसने, प्रोमिसी ने, ठीक है। यहाँ पर थर्डली ये बात की गई है एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द होल दैट,
इसमें ये कहा गया है कि जैसे मिसाल के तौर पे ए ने बी से पैसे लिए 10,000 रुपीज़। अब जब उसने लौटाने थे पैसे, वो टाइम आ गया था, तो ए कहता है मेरे पास 10,000 रुपीज़ तो नहीं है, मतलब मैं तो इंस्टॉलमेंट हो चुका हूँ, उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपीज़ है। तो बी कहता है चलो अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, चलो 2,000 रुपीज़ ही दे दो, वैसे भी तुम तो इंस्टॉलमेंट हो चुके हो और कुछ तो है नहीं। तो इसका मतलब बी जो है वो उसे यहाँ पे जो प्रॉमिस है वो माफ़ कर दे, और जो भी सेटिस्फेक्शन वो दे रहा है उसके बदले, होल डेट के बदले, वो उससे वो ले ले, एक्सेप्ट कर ले। तो इसे भी रेमिशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी से 10,000 रुपीज़ लिए, जो मैंने अभी बताया। ए ने बी को पे किए सिर्फ 5,000 रुपीज़, और बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, सेटलमेंट कर ली, ठीक है। इसका मतलब जो फिर अगर उसने अपनी मर्ज़ी से सेटलमेंट कर ली और एक्सेप्ट कर लिए, 10,000 रुपीज़ के बदले सिर्फ 5,000 रुपीज़ ले लिए, तो यहाँ पर जो उसकी ओल्ड जो डेट्स थी, यानी कि जो मुकम्मल तौर पे उसे बैक करना था लोन, वो अब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉमिसी ने वो उसे एक्सेप्ट कर ली एज अ सेटलमेंट। इसका मतलब यहाँ भी जो प्रीवियस जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसे ज़रूरत नहीं है कि अब उसे परफॉर्म करे, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट होकर परफॉर्म हो चुका है। तो ये सेक्शन 63 में बताया गया था कि किस तरह प्रॉमिसी ही खुद रेमिशन कर ले, यानी कि किसी ना किसी तरह प्रॉमिसर को माफ़ कर दे या मना कर दे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से। तो ये बताया गया था, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि होली या इन पार्ट जो है वो प्रॉमिसी जो है प्रॉमिसर को मना कर दे परफॉर्मेंस से, या तो फिर उस परफॉर्मेंस के टाइम को एक्सटेंड कर दे, या थर्डली वो कि अगर कोई भी उसे सेटिस्फेक्शन फिट लगे तो उसे वो एक्सेप्ट कर ले। थर्डली है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के से रिलेटेड, कि किस तरह से ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़रूरत नहीं है उसको परफॉर्म होने की। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो सेक्शन 64 में है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसीशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई बंदा जिसके ऑप्शन पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जो मिस्टेक को छोड़ के जो सारे एलिमेंट्स बताए गए हैं फ्री कंसेंट में, वो अगर उनमें से कोई भी एक एलिमेंट भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। तो यहाँ ये कहा गया है कि अगर ऐसा पर्सन जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसी है और उसके ही ऑप्शन पर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, यानी कि वो कोर्ट से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार देना चाह रहा है, ठीक है। और इसमें ये कहा गया है कि अगर वो जो बंदा है जो प्रॉमिसी है और उसी के ऑप्शन पर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वो कोर्ट से अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाएगा तो उस पर लाजिम है कि अगर उसने कोई भी बेनिफिट लिए हैं तो वो उसे रिस्टोर कराएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इस तरह से कहा गया है कि एक प्रॉमिसर जो है और प्रॉमिसी, इन दोनों ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं और प्रॉमिसी के ऑप्शन पर है, यानी कि प्रॉमिसी का कंसेंट उसमें शामिल नहीं था किसी भी वजह से, वो कोई भी वजह हो सकती है, इंडियन इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकती है, या कोरिजन वगैरह, इनमें से किसी भी एलिमेंट की वजह से अगर प्रॉमिसी का कंसेंट शामिल नहीं था और उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था और वो कोर्ट से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवाने लगा है, तो इस पर लाजिम है कि अगर उससे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पर उसने किसी भी किस्म का बेनिफिट लिया है तो वो अदर पार्टी को उसे रिस्टोर करेगी लाजिम, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। और जो अदर पार्टी है उस पर भी अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी कि वो उसे परफॉर्मेंस देता रहे जैसे वो पहले दे रहा था, यानी कि उस पर ये ऑब्लिगेशन थी कि वो उसे परफॉर्मेंस देगा, प्रॉमिसर जो था, और उसने उसे परफॉर्मेंस दी भी थी, लेकिन प्रॉमिसी बाद में उसे वॉइडेबल करार दे देता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रॉमिसी ने अगर किसी भी किस्म का बेनिफिट लिया हो उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो उसे रिस्टोर करेगा प्रॉमिसर को, ठीक है। और जो प्रॉमिसर है उसकी कोई भी लाइबिलिटी अब ये नहीं होगी जो उसने ली होंगी एज अ प्रॉमिसर उस कॉन्ट्रैक्ट में कि वो उसे परफॉर्म करके देगा, लेकिन जब तक उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं करवाया था प्रॉमिसी ने, तब तक तो वो उसे परफॉर्मेंस कर रहा था और प्रॉमिसी भी बड़े बेनिफिट्स लिए जा रहा था। लेकिन बाद में प्रॉमिसी ने खुद उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार दे दिया, मतलब कि कोर्ट में जाके उसे क्लेम कर लिया, तो फिर यहाँ पर उसने अगर कोई भी प्रीवियस उससे बेनिफिट्स लिए होंगे तो यहाँ पर उसे रिस्टोर करना लाजिम है, ये बताया गया है सेक्शन 64 में। सेकेंडली बात की गई है कि वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। जो फोर्थ है कि किस तरह से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे ज़रूरत नहीं है परफॉर्म होने की, वो ये बात की गई है कि अगर एक तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो या फिर
अग्रीमेंट ही वॉइड हो या कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी ने ये अग्रीमेंट किया कि ए जो है वो बी से ये अग्रीमेंट करता है कि ए कहता है मेरी बेटी सी है, उससे बी की शादी करानी है, ठीक है, और बी को उसके बदले वो 5000 रुपीज़ दे देता है। लेकिन जब वो घर जाता है और अपनी बेटी को जो देखता है तो सी जो है वो उस टाइम पे मर चुकी होती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे मटेरियल फैक्ट ही यही था कि जो सब्जेक्ट मैटर था एक तरह से उनकी बेटी वो ही मर चुकी थी, तो यहाँ पर वो अग्रीमेंट जो है वॉइड था, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं था क्योंकि जिस टाइम पे वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे या वो ये अग्रीमेंट कर रहे थे मटेरियल फैक्ट ही नहीं था, तो वो अग्रीमेंट जो था वॉइड था। तो सेक्शन 65 में ये कहा गया है कि ऑब्लिगेशन क्या होगा उस बंदे का जिसने अगर किसी भी तरह का एडवांटेज लिया है किसी वॉइड एग्रीमेंट में। यानी कि मैं आपको क्या बताया, ए ने बी को 5000 रुपीज़ दिए थे सी से अपनी बेटी से उसकी शादी करवाने के लिए, लेकिन घर गया उसको पता चला जिस बेटी से उसने शादी करानी थी वो तो मर चुकी है। तो इसका मतलब उसने एक जो बेनिफिट दिया बी को, अब ये अग्रीमेंट ही वॉइड था, तो यहाँ पर लाजिम है कि बी ए को 5000 रुपीज़ रिटर्न करता है, ठीक है। रिस्टोरेशन हो या कंपनसेशन हो किसी भी तरह की, अगर उसने किसी भी किस्म का एडवांटेज लिया था तो, ठीक है। इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो से मुराद ये है कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक काम करना लीगल था, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब परफॉर्मेंस की बात थी तो वो काम करना ही जैसे हमारे मुल्क के लॉ ने ही उसे इल्लीगल करार दे दिया था। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में भी जिस पार्टी ने भी किसी भी किस्म का एडवांटेज लिया होगा उसे रिस्टोर करना पड़ेगा। ये बताया गया है सेक्शन 65 में, किसी वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी एडवांटेज किसी पार्टी ने रिसीव किया होगा उसे रिस्टोर करना या कंपनसेट करना होगा, ये ऑब्लिगेशन है उस पार्टी की। इसके बाद सेक्शन 66 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बताया गया है मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें बताया गया है कि मोड क्या होगा कम्युनिकेशन करने का, अगर उन्होंने रिसेशन जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की रिसेशन करनी है, मतलब किसी भी तरह की उसकी टर्म्स की कैंसिलेशन करनी है, उसको रिवोक करने के लिए जो कम्युनिकेशन होगी वो कैसे होगी, उसका मोड क्या है। तो उसका सेम इन्होंने बताया है ऐसा ही है जैसे हमने कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल पढ़ी थी वो है, उससे मैंने बहुत डिटेल में बताया था पहले भी, उसका मैं लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, अगर आपको वो देखना हो तो आप वो देख लें, आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल किस तरह से यहीं पर सेम इम्प्लीमेंट हो रही है अगर आपको रिवोकिंग या कम्युनिकेशन करनी है किसी रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। अब जो लास्ट है वो बताया गया है सेक्शन 67 में, जो कहता है इफ़ेक्ट ऑफ निगलेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस। यानी कि प्रॉमिस जो है वो ही नेगलेक्ट कर दिए, रिफ्यूज़ल कर दे परफॉर्मेंस का, तो फिर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर प्रॉमिस ही ऐसा कर रहा है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, तो ये इस सेक्शन में बताया गया है कि इफ़ एनी प्रॉमिस नेगलेक्ट्स और रिफ्यूज़ेस टू अफोर्ड द प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रॉमिस। यानी कि अगर प्रॉमिस जो है प्रॉमिसर को रीज़नेबल फैसिलिटीज़ नहीं देता उस परफॉर्मेंस के लिए, जो ऐसा प्रॉमिस था जिसके परफॉर्मेंस के लिए कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए थी रीज़नेबल तौर पर, अगर प्रॉमिसी उसे वो नहीं देता तो क्या इफ़ेक्ट होगा, द प्रॉमिसी इज़ एक्सक्यूज बाय सच नेगलेक्ट। तो फिर जो है प्रॉमिसर जो है वो एक्सक्यूज हो जाता है उस नेगलेक्ट या उस रिफ्यूज़ल से, एज टू एनी लॉस ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस कॉज देयर बाय, और वो परफॉर्मेंस नहीं करता, और अगर फिर परफॉर्मेंस ना करने की वजह से किसी भी किस्म का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो उसे भी एक्सक्यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि वो बी को उसकी बिल्डिंग को रिपेयर करके देगा, ठीक है। इसका मतलब ए जो है वो प्रॉमिसर है और बी प्रॉमिसी है, जबकि बी क्या करता है, वो ए को जब वो उसके घर आ जाता है बताता ही नहीं है कि किस किस जगह उसे रिपेयर करना है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, इस तरह कुछ बताता ही नहीं है, नेगलेक्ट करता है। तो इसकी वजह से ए उसे परफॉर्मेंस नहीं देता क्योंकि उसे पता ही नहीं होता किस जगह पे उसने रिपेयर करना है, तो वो परफॉर्मेंस नहीं देता। अब यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, नॉन परफॉर्मेंस हो रही है, तो अब जो है वो ए है वो किसी किस्म की आगे के जो भी लॉस होगा अगर परफॉर्मेंस ना करने की वजह से, उसके लिए वो बाउंड नहीं है,
मतलब कि अगर उसे परफॉर्म ना करने की वजह से कोई और ज़्यादा लॉस हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे बी ने उसे बताया भी नहीं है किस जगह पे आपने रिपेयर करना है, तो वो ए रिपेयर करता भी नहीं है घर, और ना रिपेयर करने की वजह से घर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मतलब कुछ टूट रहा होता है शायद वो और ज़्यादा टूटने लग जाता है। तो इस तरह का अगर कोई लॉस हो रहा है तो बी उसे क्लेम भी नहीं कर सकता ए को कि मैंने आपको कहा भी था, आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, क्योंकि बी उसे यही बोलेगा कि मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे बताया नहीं किस जगह पे करना है, या आपने मुझे रीज़नेबल फैसिलिटीज़ दी ही नहीं कि मुझे किस तरह से किस टाइम पे आना है, कब करना है ये काम। तो ऐसा अगर हो रहा है कि इफ़ेक्ट क्या होगा फिर ऐसी परफॉर्मेंस का, अगर आपने जो परफॉर्मेंस देने एक बंदा आ रहा है लेकिन उसे रिफ्यूज़ल कर दिया या नेगलेक्ट किया, आपने उसे रीज़नेबल फैसिलिटीज़ दी ही नहीं, तो फिर जो है प्रॉमिसर वो बाउंड नहीं है कि वो परफॉर्मेंस दे, वो एक्सक्यूज़ कर लेता है। तो ये बताया गया था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।